नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और मैं पिछले 2 दिनों से काफ़ी एनालिसिस कर रहा हूं और ये एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके में जिससे कि हर शिफ्ट में और अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे हैं। तो हम यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं पूरी तरीके से कंप्लीट। और मुझे ये इसलिए पता चल पाया क्योंकि मैं हर शिफ्ट का लगभग अधिकतर क्वेश्चंस मैं लिखता भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे सारी चीजें यहाँ पे मैं ये निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप यकीन मानिए ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। जिस भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपको पता है कि जो जीके के सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 20 में 20 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे करंट अफेयर्स के ही आ रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं। तो ये हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजों को आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा टॉपिक, ठीक है, और वो सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ और भी टॉपिक बताने वाले हैं, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक जरूर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इंटरनेशनल समिट्स को करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बने हैं, जैसे कि G7 का समिट पूछा गया था, ठीक है। अगर हम देखें तो नेशनल समिट के बारे में हम जानेंगे कि भारत में जो कौन कौन से समिट हैं जो भारत में हुए हैं। जैसे कि आप अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है और उसका इस बार जो है वो दिल्ली में ही बैठक हुई थी। अगर बात करें न्यू मेंबर्स की, नए मेंबर्स कौन कौन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, वो देखेंगे। इंडेक्स हमें देखना वो काफी जरूरी है क्योंकि इंडेक्स से भी आपको पता है कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी इसको देख लेंगे। ऑल अवार्ड्स को देखेंगे, अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल अवार्ड्स कहने का मतलब वैसे तो बहुत सारे जो है अलग अलग टॉपिक भी लिखे गए, लेकिन ऑल अवार्ड्स का मतलब ज्ञानपीठ हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये सारे जो अवार्ड हैं वो हम देखेंगे। जैसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार हो गया, ये सारे एक पेज में देखने के बाद हम बुकर अवार्ड को देखने वाले हैं, साथ ही इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे और भारत रत्न देखेंगे। उसके बाद पद्म अवार्ड से काफी क्वेश्चंस बने हैं, तो पद्म अवार्ड भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है उससे क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि गुरुओं को दिया जाता है, प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, उससे भी क्वेश्चंस बने हैं और मैं बताऊंगा भी कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बना है। तो आपको बने रहना है और देखते रहना है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको भी देखना है जरूरी। कबड्डी के खेल से बना है, जैसे कि वर्ल्ड कबड्डी वाला या फिर वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप कौन बना, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर फुटबॉल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 38वां नेशनल गेम्स जो है वो हमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे खेलो इंडिया, जैसे कि खेलो इंडिया में 3 प्रकार के जो खेल हैं तीनों हम देखेंगे, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम जो होते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद ओलंपिक को देखना काफी जरूरी है, पैरा ओलंपिक देखना है, स्पोर्ट्स इवेंट देखना है कि कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट्स कब और कहां होगा। उसके बाद हम जीएसटी को देखेंगे क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद टाटा आईपीएल और टाटा डब्ल्यूपीएल, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है वो भी देखना है 2025 वाला। उसके बाद ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से भी क्वेश्चंस बने हैं, तो उसको भी एक पेज में देख लिया जाएगा खटाखट। उसके बाद एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसको हम करंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखेंगे। और मैं बता दूं कि कुछ जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है उसमें वो भी हम देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जैसे कि टेनिस टूर्नामेंट हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? टेनिस टूर्नामेंट देखेंगे। और उसके बाद कुछ और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे जैसे कि वर्ल्ड कप वगैरह जो होता है वो, फिर नियुक्तियां, ठीक है। तो सारी चीजें देखने वाले हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना देर किए। एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा क्योंकि आप लोग मुझे डिमोटिवेट कर दे रहे हो, ठीक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और लास्ट तक जरूर एक बार देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल समिट से। G7 का समिट जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, G7 समिट जो है 2025 वाला, वो कहाँ हुआ? तो G7 का समिट जो 2025 वाला है वो हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कनाडा में। लेकिन अगर आपसे 2024 का अगर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? इटली होगा,
क्या होगा, इटली में हुआ था। अगर बात करें G20 समिट 2025 वाला है, वो कहाँ हुआ G20 का, तो ये हुआ साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर 2024 वाला पूछ लिया जाए तो फिर ब्राजील होगा। कौन सा होगा, ब्राजील, ब्राजील। ठीक है जी। अगर बात करें ब्रिक्स, किसका, नहीं, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक जो है छठा जो समिट है वो कहाँ हुआ, तो थाईलैंड में हुआ। कहाँ पे, थाईलैंड। अगर हम बात करें ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का समिट देखो ये हुआ कहाँ, ब्राजील में 2025 वाला। लेकिन आपको 2024 भी याद रखना है, 2024 जो है वो रशिया में हुआ था। आप बोलेंगे कि ये उल्टा क्यों चल रहा है भाई, क्यों, क्योंकि देखो बी है, मतलब कि यहाँ पे बी से हो गया क्या, ब्राजील, उसके बाद आता है नंबर रशिया का, बी से ब्राजील, उसके बाद नंबर आता है रशिया का। लेकिन रशिया जो है वो 2024 वाला होस्ट कर रहा है और उसके बाद 2025 वाला ब्राजील कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि उस समय जो ब्राजील है, देखो यहाँ पे 2024 में G20 का समिट आयोजित कर रहा था, इसी वजह से वो नहीं कर पाया था। तो उसके अगला नंबर था रशिया का, तो उसने कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर अगला नंबर जो है 2026 वाला, वो I4 इंडिया, I4 इंडिया यानी 26 में इंडिया करेगा। आसियान का अगर समिट की बात करें तो ये मलेशिया में हुआ। आसियान का 2025 वाला जो है वो कहाँ पे हुआ, मलेशिया में। लेकिन अगर आपसे अगर 2024 पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा लाओस। क्या होगा, लाओस। अगर कोप 28 की बात करें 2023 वाला, तो यूएई में हुआ। देखो यहाँ पे तीनों लिखे गए हैं कोप 30 तक। अगर कोप 29 बात करें तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ। कोप 30 जो है वो ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब देखो एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो 2025 वाला जो समिट है वो कहाँ हुआ है, तो चाइना में हुआ है। लेकिन अगर आपसे 2024 वाला पूछ दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, कजाकिस्तान। क्या होगा दोस्तों, कजाकिस्तान। 2024 वाला जो है एससीओ समिट कजाकिस्तान में हुआ था। नाटो समिट 2025 वाला जो है वो कहाँ हुआ, तो नीदरलैंड्स में हुआ। क्वाड, देखो क्वाड काफी इंपॉर्टेंट है 2024 वाला जो है यूएसए में हुआ है। कहाँ पे, यूएसए में। लेकिन एक चीज याद रखना आप कि 2025 वाला जो है वो इंडिया में होना है। लेकिन अभी इस पे अभी पूरा फैसला अभी नहीं है कि हो ही जाएगा, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होना इंडिया में ही। नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर, इसका जो समिट हुआ वो स्विट्जरलैंड म्यूनिक शहर में हुआ है। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहां से आपका जो है वो क्वेश्चन अभी बना था एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा जो बैठक है वो कहाँ हुई, तो वो हुई थी नई दिल्ली में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक ऐसा अलायंस है कि इसमें जो बिल्लियों की जो 7 प्रजातियां हैं, कौन सी, कितनी प्रजातियां, 7 प्रजातियां जो हैं, सातों प्रजातियां का यहाँ पे क्या करना है, संरक्षित करना है। 7 प्रजातियां, जैसे कि शेर होता है, बाघ होता है, तेंदुआ, चीता, जगुआर होता है, फिर हिम तेंदुआ होता है। ये सारे जो 7 जो प्रजातियां बिल्लियों का, जो कि बिग कैट है, बड़े बड़े बिल्लियों के प्रजातियां हैं, उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो आप बोलेंगे 1973 में। अब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ, उसके 50 साल बाद यानी कि 2023 में, कब, 2023 में इसकी स्थापना होती है, 50 साल बाद के बाद। ठीक है जी, आगे चलिए। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वो मुंबई में होती है। आहार 2025 तो 39वें संस्करण कहाँ पे हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ है। अगर बात करें 10वां जो रायसीना डायलॉग है वो कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। उसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। जल स्थिरता सम्मेलन जो है दूसरा वाला कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है वो भी नई दिल्ली में हुआ है। ये याद रखना, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जो 12वां उच्च स्तरीय क्षेत्रीय जो 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये जो सर्कुलर इकोनॉमी फोरम है ये कहाँ पे हुआ, जयपुर राजस्थान में। अगर बात करें कि पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो अजमेर में हुआ है। दूसरा जो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। पहला जो सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद है वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों आप बताना जरूर कि कैसा लग रहा है कंटेंट। ठीक है, और मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी है यूट्यूब पे,
इतना कम समय में इतने सारे कंटेंट आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं है, मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, इतना ज्यादा कंटेंट वो और इतना कम समय में नहीं मिलता। लोग एक एक क्वेश्चंस करवाते हैं। अब बताओ कि इसको मैं अगर क्वेश्चंस के रूप में अगर फॉर्म कर दूं तो कितना क्वेश्चन बनेगा? इससे करीब करीब 10 क्वेश्चंस बनेंगे, और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में करीब करीब 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखो इससे आपका समय बचता है, तो प्लीज इसको अप्रिशिएट जरूर किया कीजिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्या टॉपिक, ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, चलो आगे भाई। तो जो अब हम न्यू मेंबर देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसके नए मेंबर्स कौन कौन बने हैं। जैसे कि जी ट्वेंटी आपको पता होगा कि जो 21वां मेंबर बना था, अफ्रीकन यूनियन बना था कब? जब भारत में इसका सम्मेलन हुआ था 2023 वाला। उसके बाद 2024 में ब्राजील में होता है, और अभी 2025 में साउथ अफ्रीका में होता है। चलिए, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय सॉरी जो नया जो मेंबर बना है वो कौन बना है? अल्जीरिया। अगर बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बना था बेलारूस, जबकि 9वां मेंबर कौन बना था? ईरान। ध्यान रखना है दोनों का, 9वां और 10वां। आसियान का 11वां जो मेंबर बना वो पूर्वी तिमोर बना है, जबकि नाटो का जो 32वां सदस्य है वो कौन है? स्वीडन है। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है इसको। ब्रिक्स में आप याद रखना कि ब्रिक्स में भारत, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। ठीक है, शुरुआत में तो ये ब्रिक था, BRIC, बाद में साउथ अफ्रीका फिर जुड़ा। उसके बाद फिर अभी जो है 5 मेंबर्स और जुड़े हैं, और ये पांचों मेंबर का आपको नाम याद रखना है। इजिप्ट, ईरान, UAE, इथोपिया, और एक ये याद रखना इंडोनेशिया। ये जो है 10वां मेंबर है। इस बार बार पूछा जाता है कि ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है, तो आपको ध्यान रखना है। IMF यानी कि इंटरनेशनल, ये क्या लिखता है? मॉनेटरी फंड। हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो है 190वां सदस्य बना है एंडोरा, जबकि वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य बना है नौरू। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य कौन बना है, तो साउथ सूडान, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो जुब्बा। ये आया था क्वेश्चन, ठीक है, किसी एग्जाम में, इसमें नहीं आया था, इसलिए मैंने बता दिया। ISA मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें वैसे देश सम्मिलित हैं जो कि जो विषुवत रेखा के आसपास है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो जहां पे सूरज की किरणें काफी तेजी से जाती है। आप ऊपर से आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो अर्थ है, ये ऊपर में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर बात करें कि 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, और इसके बीच में सूरज की किरणें काफी अच्छा होती है। तो यहाँ पे कि जो भी देश हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ताकि यहाँ पे सौर ऊर्जा की उत्पादन अच्छे से हो सके। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इसको अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस बनाया गया, और ये पहला ऐसा अलायंस था जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो भारत में है, और ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें देश देखना है तो 99वां सदस्य देश इसका बना था स्पेन। ये वाला याद रखना है आपको कि 100वां सदस्य देश कौन बना है, तो वो पराग्वे बना है। 101वां जो है वो नेपाल बना है, जबकि 104वां कौन बना? आर्मेनिया बना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम देख लेते हैं इंडेक्स, यहाँ से काफी क्वेश्चन बना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें भारत जो है 77वां स्थान पे है, जबकि पिछले वर्ष ये 85वें स्थान पर था। ये भारत का स्थिति थोड़ा सा सुधरा है। टॉप पे कौन है दोस्तों? तो सिंगापुर है। सिंगापुर का पासवर्ड सबसे मजबूत है। पासपोर्ट साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है भारत को। ये देखो हरे से जो लिखा हुआ है वो भारत का स्थान है। टॉप पे कौन है? तो रशिया। साइबर क्राइम रशिया में सबसे ज्यादा होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में 99वां जो है वो भारत को स्थान मिला है। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। अगर बात करें करप्शन, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन अभी जो है वो पूछा गया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, इसमें भारत को 96वां स्थान मिला है, जबकि इसका स्कोर भी पूछा गया है। इसका स्कोर कितना आया था? तो स्कोर इसका 38 था। ध्यान रखना। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है डेनमार्क। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि टॉप पे कौन है? फिनलैंड है। ठीक है दोस्तों, विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है उसमें ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो चौथा स्थान पे है इंडिया, और टॉप पे यूएस है। लेकिन अगर हम यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करते हैं तो तीसरे स्थान पर है भारत। अगर कभी कभी आपसे अगर एशिया पावर इंडेक्स पूछा जाए तो उसमें भी तीसरे स्थान पे है भारत। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स, पहले स्थान पे यूएस, दूसरे पे कौन है? चाइना, और तीसरे पे हमारा इंडिया। तो इसमें कौन सा स्थान हुआ? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा स्थान पे है।
टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2025 में जो है भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। एक एक चीज जो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपको देखने में कोई परेशानी है तो आप आराम से ईयरबड्स वगैरह आप लगा लो, जो भी आप लगाना चाहते हैं, और इसको मेरी बातों को बस आप ध्यान से सुने, ठीक है? रिपीट कर करके सुन लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को जो है 130वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि टॉप पे कौन है? आइसलैंड है, और यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, जबकि टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात करें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को जो है वो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित देश है वो कौन है? बुर्किना फासो है। कौन है? बुर्किना फासो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे, थोड़ा सा इंडेक्स और देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक। कौन सा? नवाचार, नई नई सोच विकसित करने वाली। तो नवाचार इंडेक्स में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, ये इन्वेस्टमेंट वाला जो है आप याद रखना कि इसको अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि ये और भी संस्थाएं हैं जो कि जारी करते हैं, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है। तो ये 15वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, जबकि टॉप पे कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट। अगर बात करें ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, जबकि यूएसए जो है वो टॉप स्थान पे है। अगर बात करें वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि टॉप पे कौन है? स्वीडन। कौन है? स्वीडन है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको आपको याद रखना है, आपको ध्यान से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये 2025 का है, इसमें भारत को जो है 102वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इसके पहले अगर बात करें तो 105वां स्थान पे था, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ, टॉप पे नॉर्वे है। और इसके पहले जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स था उसमें भारत को 157वां स्थान प्राप्त था। कितना? 157। ठीक है जी। अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक में तो 115वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। अगर जलवायु परिवर्तन, अच्छा यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है ये सारे, तो ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है, जबकि इसका 1, 2, 3 का स्थान पूरी तरीके से खाली है, इसको कोई फुलफिल नहीं कर पाया। और चौथे नंबर पे है डेनमार्क, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं कि टॉप पे भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मित्रों, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। ये देखो, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड की अगर बात करें तो 2025 वाला हम अभी बात कर रहे हैं, तो बानू मुश्ताक को मिला है। किसके लिए? तो हार्ट लैम्प एक पुस्तक है, और ये एक कन्नड़ पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? कन्नड़ पुस्तक है। ठीक है जी। तो हार्ट लैम्प जो पुस्तक है वो कन्नड़ पुस्तक है, और इसके ट्रांसलेटर कौन है? तो दीपा भस्ती हैं। ठीक है जी। तो बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2025 मिला, और उसके ट्रांसलेटर कौन है? तो दीपा भस्ती है। कन्नड़ पुस्तक है, ध्यान रखना। अगर पूछ लिया जाए 2024 वाला किसको मिला था इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, तो जेनी अपनवेक को मिला था, और इनका बुक का नाम था कायरोस। कौन सा? कायरोस। ये जर्मनी के थे। ट्रांसलेटर इनके कौन थे? तो माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन। और ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड में 50,000 पाउंड का प्राइज राशि दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पे देखना है कि वैसे कौन कौन से भारतीय हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड प्राप्त हो चुका है, और उनको किस बुक के लिए और किस वर्ष प्राप्त हुआ है। अगर बात करें वीएस न्यायपाल को सबसे पहले मिला था इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में। ठीक है। सलमान रुश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये देखो यहाँ से आपको बुक भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, 1981 में, 10 साल के बाद। और फिर अरुंधति रॉय को मिला द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये बुक, है ना, 1997 में। अगर बात करें किरण देसाई को कब मिला, तो 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। अरविंद अडिगा, याद रखना है, द व्हाइट टाइगर इनकी पुस्तक थी, और इसी पुस्तक के लिए 2008 में इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया था। गीतांजलि श्री सबसे लेटेस्ट, द टॉम्ब ऑफ सैंड, है ना, इनको 2022 वाला दिया गया था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगला स्लाइड। अब हम कुछ अवार्ड देखेंगे जो कि काफी आपको ध्यान से सुनना है।
ये थोड़ा सा स्लाइड है, इसके बाद हम एक एक करके भी अवार्ड को देखेंगे, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, ये सारी चीजें। देखिए सबसे पहले बात करते हैं विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार की। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको 2024 वाला ये बात हो रहा है ना, ये 2024 वाला है, 2024 वाला मिला था, क्योंकि ये जो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है हम पहले देश बने थे, और चांद पे पहुंचने वाले हम चौथे देश बने थे। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर 2025 वाला पूछ लिया जाए तो छांग-आ 6 मिशन था, जो कि चाइना का मिशन है, इसको दिया गया है विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2025 जो है वो फातिमा बॉस को दिया गया है। ठीक है, फातिमा बॉस बनी है कौन, मिस यूनिवर्स 2025, जो कि मैक्सिको की है। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स इंडिया की, इंडिया में कौन है, तो मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025 की बात करें तो ओपल सुचाता चुवांगसरी हैं, जो कि थाईलैंड की हैं। ठीक है, और मिस इंडिया 2025 कौन है, तो नंदिनी गुप्ता। प्रिट्जकर अवार्ड, अब ये देखो प्रिट्जकर अवार्ड और पुलित्जर अवार्ड में अंतर होता है। प्रिट्जकर जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, मतलब कि वास्तुकला में दिया जाता है। ठीक है, वास्तुकला में दिया जाता है, जबकि पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, पत्रकारिता में। देखिए पुलित्जर अवार्ड जो है वो लियू जियापुन को मिला, जो कि चाइना के हैं। और अगर बात कर लिया जाए 2024 वाला, तो रिकन यामामोटो को दिया गया था। अगर पुलित्जर अवार्ड की बात करें, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको ध्यान रखना है 58वां और 59वां। 58वां मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को संयुक्त रूप से, जबकि 59वां जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 जो है वो मसाकी काशिवारा को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, जापान के हैं। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है बीआर कंबोज को मिला, जबकि एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। तो एक एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा इसको और देखेंगे, ये लास्ट है। 34वां व्यास सम्मान जो है वो सूर्यबाला को दिया गया है, मतलब ये स्लाइड पुरस्कार वाला ये वाला लास्ट है, अभी और चलेगा। ठीक है, देखो 34वां जो व्यास सम्मान है वो किसको दिया गया है, तो 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को। कौन देश को, वासी वेणु की डायरी के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो प्रभा वर्मन को दिया गया था रुद्र सात्विकम के लिए। जबकि 34वां सरस्वती सम्मान जो है भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है। किस लिए भाई, तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं, तो हिंदी वाला जो है गगनगिल को मिला, जब तक मैं आई बाहर के लिए। अगर बात करें अंग्रेजी वाला किसको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो स्टेरीन कीरे को मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए। ठीक है, पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार जो है वो माधव गाडगिल को दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है राम वी सुतार को दिया गया है, जो कि एक मूर्तिकार है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है आर के श्रीराम कुमार को दिया गया, और ये याद रखना कि ये क्या है, तो एक वायलिन वादक हैं। नृत्य कलानिधि पुरस्कार जो है उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है, और ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें मैं पहले ग्रुप डी के एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैं 4 वीडियो में बहुत सारी चीजें करवा चुका था। अगर किसी ने उसको देखा होगा तो कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में उससे बने हैं। ठीक है, इसमें कुछ मैंने टॉपिक यहाँ पे बहुत सारे इंक्लूड भी करे हैं, लेकिन वहां पे ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले करवा रखा था। 100 पुरस्कार जो है आर श्रीनिवास को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। आप ये जरूर याद रखना, रामसर पुरस्कार जो है जयश्री वेंकटेशन को दिया गया। और आप मुझे कमेंट में बताना कि भारत के अभी कौन से जो 2 नए स्थल हैं जिसको रामसर साइट में जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि रामसर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मैंने रामसर जो है पिछली वीडियो में करवा रखा है, तो आप उसको आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा फिर लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं भारत रत्न की। अब ये भारत रत्न की अगर बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, और इसकी शुरुआत जो 2 जनवरी 1954 को होती है, जो किसके द्वारा, तो उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मरणोपरांत पुरस्कार देने की शुरुआत 1966 से होती है, और पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को दिया जाता है। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, सचिन तेंदुलकर, और पहले खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। वर्ष 2024 में पहली बार 5 व्यक्तियों को दिया गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी 5 व्यक्तियों को नहीं दिया गया था।
भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्ति के विजेता ये हैं, पांचों व्यक्ति जो हैं विजेता ये हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं, एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भारतीय, और पी.वी. नरसिम्हा राव इनको भी दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं इनको दिया गया। चौधरी चरण सिंह जो कि कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए उनको दिया गया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, फटाफट होता चलेगा। पद्म पुरस्कार 2025, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मैं कुछ खाया नहीं हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सुबह से मैं मेहनत कर रहा था। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में, और 2025 में गणतंत्र दिवस पर कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। 23 महिलाएं हैं, जिसमें कितने महिलाएं? 23। 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया गया, और 10 विदेशी या फिर एनआरआई व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, अगर बात करें कि 139 में 17 को पद्म विभूषण दिया गया, और 19 को पद्म भूषण दिया गया, और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया। और ऐसे आप इसको ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे पद्मश्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला अवार्ड देखते हैं क्या है। अब देखिए पद्म विभूषण देखते हैं, क्योंकि अब 113 व्यक्तियों का तो नाम हम याद नहीं रख सकते ना, लेकिन उसमें आप देख लेना, उसमें जो इंपॉर्टेंस नाम होंगे उसको आप जरूर आप याद रखना। ठीक है, देखिए पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया, तो ये हम याद रख सकते हैं। बिहार से मिला श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया। देखना 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कला के क्षेत्र में शारदा सिन्हा जी को दिया गया। केरल से श्री एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया, ये भी मरणोपरांत, और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। जापान के ओसामू सुजुकी को मिला मरणोपरांत, और इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। कर्नाटक से श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया कला के क्षेत्र में। अगर बात करें गुजरात से तो श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया कला के क्षेत्र में। अगर बात करें चंडीगढ़ से तो न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेर को मिला, और ये सेवानिवृत्त हैं, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगर बात करें तेलंगाना से किसको दिया गया तो श्री दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पद्मश्री है, तो पद्मश्री जो कि 113 व्यक्तियों को दिया गया है, उसमें जो आपको चर्चित नाम लगे उसको आप याद रख लेना कि हाँ इन व्यक्तियों को दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति को जो है 2024 का पद्म पुरस्कार जो है वो दिया गया है, क्योंकि ये सारे 2024 के ही हैं। तो फिर आप देखना उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दे देंगे जो कि काफी चर्चित नाम है, तो उसको आप एक बार जरूर देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चंस बने तो इसको भी हम जरूर देखेंगे एक सब फैक्ट्स के साथ। देखो ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो है एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो कि खेल जगत के व्यक्तियों और टीमों को वर्ष भर की खेल उपलब्धियों के साथ सम्मानित करता है कि वर्ष भर में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर पूरी टीम हो, उसको सम्मानित किया जाता है। इसकी स्थापना 1999 में किया जाता है। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक संरक्षक थे डेमलर और रिचे मोंट द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1999 में। 21 अप्रैल 2025 को खेल जगत में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के विजेता की घोषणा हुई है, जो कि कहाँ हुई है? तो मैड्रिड में हुई है। कहाँ पे? मैड्रिड में। और ये आपको 10 व्यक्तियों का नाम मैं बताता हूं और 10 का आप नाम याद रखना। देखिए कम से कम एक बार आप जरूर इसको गो थ्रू हो लेना ताकि आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर पाओ। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मोंडो डुप्लांटिस, मोंडो डुप्लांटिस ये स्वीडन के हैं। अगर बात करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो सिमोन वाइल्स, ठीक है, और ये यूएसए के हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन है? तो रियल मैड्रिड, ये जरूर ध्यान रखना। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर कौन है? तो रियल मैड्रिड जो कि स्पेन का, ठीक है, आपको पता ही होगा रियल मैड्रिड के बारे में। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेमिन यमाल, कौन? तो लेमिन यमाल, ये भी स्पेन के। अगर बात करें कमबैक ऑफ द ईयर, ये कौन है? तो रेबेका एंड्रेडे जो कि ब्राजील के हैं। कमबैक ऑफ द ईयर। चलिए आगे आते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिजेबिलिटी, स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिजेबिलिटी जियांग वान जो कि चीन के हैं,
ठीक है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर टॉम पिडकॉक जो कि यूएसए के हैं। अगर बात करें स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, स्पोर्ट्स फॉर सॉरी हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है वो किक फॉर लाइफ को दिया गया। किक फॉर लाइफ ये लेसेथो के हैं। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसको मिला, तो राफेल नडाल जो कि स्पेन के है ना। अभी हमने स्पेन के बारे में देखा ना, जो कि रियल मैड्रिड था, रियल मैड्रिड था ना, तो वह राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला, तो केली स्लेटर को जो कि यूएसए के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं इसे। पहले इसका नाम कुछ और ही था, पहले जिसको हम क्या बोलते थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहली बार किसको मिला था ये आप मुझे जरूर आप कमेंट में बताना। ठीक है, इसी को कभी कभी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आए थे। खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किस व्यक्ति को नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखिए 4 व्यक्तियों को दिया गया है, तो उसमें से डी गुकेश हैं। अच्छा, डी गुकेश जो है वो शतरंज के प्लेयर हैं और सबसे कम उम्र के ये जो है वो विश्व विजेता थे। चलिए, ये इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया था, ध्यान रखना। किसको, डिंग लिरेन को। अच्छा, ये डी गुकेश के साथ जो है आप मुझे बताना कि कौन से ऐसे और व्यक्ति हैं। अच्छा, वंतिका अग्रवाल उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, हालांकि मैं आगे अभी बताने वाला हूं, लेकिन आप तब तक कमेंट में लिख दो, आने वाला आगे। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया क्योंकि हॉकी के क्षेत्र में। मनु भाकर निशानेबाज हैं और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। अब प्रवीण कुमार का भी नाम आगे पढ़ने वाले हो, मनु भाकर का भी नाम पढ़ने वाले हो, हरमनप्रीत सिंह का भी नाम पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए, तो ये 4 लोगों का आपको नाम बिल्कुल याद रखना है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया, तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, 2024 में कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें से 3 जो कोच हैं, 3 कोच को नियमित श्रेणी में दिया गया, जबकि 2 कोच को क्या दिया गया, तो लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया। तो देखिए नियमित श्रेणी में किसको दिया गया, तो सुभाष राणा को जो कि पैरा निशानेबाजी के कोच हैं। दीपाली देशपांडे जो कि निशानेबाजी के कोच हैं। अगर बात करें संदीप सांगवान को, तो ये हॉकी टीम के कोच थे। ठीक है, तो ये 3 लोगों को नियमित श्रेणी में दिया गया है, किनको, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। अगर बात करें लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया, तो एस मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन के कोच थे। अगर बात करें आर्मांडो एल्मेगो कोलाको, ये जो है फुटबॉल के कोच थे और इनको दिया गया। तो ये 2 लोगों को जो है वो लाइफ टाइम के लिए दिया गया, जबकि इनको नियमित श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, अब हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार तो काफी ज्यादा लोगों को दिया गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बना था कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कुल कितने लोगों को दिया गया, 32 व्यक्तियों को। लेकिन 32 व्यक्ति का नाम हम याद नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, कुछ कम है। ठीक है, 2-3 कम होंगे। देखिए हम यहाँ पे इस प्रकार लिखे हैं ताकि हम याद रख पाए। जैसे हम हॉकी के क्षेत्र में देखें तो सलीमा टेटे, अभिषेक को मिला, संजय को मिला, जर्मनप्रीत सिंह, ये जर्मन है, हरमन मत याद रखना भाई। ठीक है, सुखजीत सिंह। अगर बात करें निशानेबाजी की तो स्वप्निल कुशले, इनका भी नाम आगे पढ़ने को मिलेगा, और सरबजोत सिंह, इनका भी नाम मिलेगा आगे, है ना। चलिए, मनु भाकर के साथ इन्होंने जीता था ना। बॉक्सिंग में नीतू घंघास को मिला और सबिती बुरा को मिला है। एथलेटिक्स में किस व्यक्ति को मिला, तो ज्योति अरार जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, और अन्नू रानी, इन दोनों को मिला है। शतरंज देखो यहाँ पे आ गई ना, वंतिका अग्रवाल, है ना। डी गुकेश का भी हमने नाम पढ़ा था, यहाँ पे कौन है, वंतिका अग्रवाल। स्क्वैश में किसे मिला, तो अभय सिंह को। स्विमिंग में साजन प्रकाश। कुश्ती में किसको, तो अमन सहरावत को। और पैरा एथलेटिक्स में किसको, धर्मवीर को, नवदीप सिंह को, प्रीति पाल को, सिमरन शर्मा और नितेश कुमार को, जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन व्यक्तियों को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है।
हम बात किसकी कर रहे हैं, तो अर्जुन पुरस्कार की, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है इनमें से किस व्यक्ति को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो अगर आप ऐसे आप याद रखेंगे तो बिल्कुल से आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। अच्छा, कैसे निकालूं? हाँ, देखो आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो आईपीएल जो है 2008 में शुरुआत होता है, ये आपको पता ही होगा, और उस समय का जो चैंपियन था वो राजस्थान रॉयल्स था और चेन्नई सुपर किंग्स वो विजेता था। अगर बात करें तो ये कौन सा सीजन था 2025 वाला, तो ये 18वां सीजन था और 22 मार्च 2025 से शुरू हुआ। फाइनल मुकाबला जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता, जो कि पहली बार आरसीबी जो है आईपीएल का खिताब जीतने में सफल हो पाई है। किसको हराया, तो पंजाब किंग्स को हराया था। 6 रन से हार गया था पंजाब किंग्स और पहली बार आईपीएल विजेता बना था आरसीबी। फाइनल का स्कोर हालांकि पूछा नहीं जाता, 190 आरसीबी बनाई थी और 184 ही बना पाई थी पंजाब। फाइनल मैच में फाइनल में मैच ऑफ द मैच ये प्लेयर ऑफ द मैच होगा भाई। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो कृणाल पांड्या। कौन, कृणाल पांड्या। इन्होंने रन भी बनाए थे और विकेट भी झटके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और। तो ऑरेंज कैप किसको मिला, जो कि सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, जो कि मिला है साई सुदर्शन को। किसको, साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस के थे ये और 759 रन बनाए। दोस्तों आप याद रखना कि गुजरात टाइटंस पहली टीम है जिसने क्या हुआ कि ओपनिंग के समय ही मतलब टीम वो बनी और वो विजेता भी हुई थी हार्दिक पांड्या के कप्तानी में। और गुजरात टाइटंस ही वो पहली टीम है जिसके एक प्लेयर ने किसी एक सीजन में तीन प्लेयर ने 500 प्लस रन बनाए हो। ठीक है, और वो कौन कौन है, तो जॉस बटलर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, तीनों ने जो है इसमें 500 प्लस रन बनाए थे। चलिए पर्पल कैप किसे मिला, तो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। और ये प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गुजरात टाइटंस के हैं उन्होंने 25 विकेट लिए थे, इसलिए इनको पर्पल कैप दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो कौन बने, तो सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस के थे। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया। ठीक है, सीएसके को। बेस्ट कैच का पुरस्कार किसे दिया गया, तो कमिंदू मेंडिस जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे और डेवाल्ड ब्रेविस का इन्होंने कैच पकड़ा था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद होगा। दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक जो तेज शतक है वो भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद होगा वैभव सूर्यवंशी का नाम, जिन्होंने लगभग 37 बॉल में 100 बनाए थे। सबसे ज्यादा तेज जो 100 बनाया आईपीएल में वो क्रिस गेल के नाम है। ईशू पठान का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, किसने, तो वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 37 गेंद में शायद ईशू पठान का था, 35 में इन्होंने बनाया ना वैभव सूर्यवंशी ने, ये आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है। चलिए, और बाकी सारी चीजें तो आपको पता होंगी ही। यहाँ पे देखते हैं टाटा WPL की बात करते हैं, जो कि 2025 वाला है और पहली बार जो ये कौन सा सीजन है इसका, तो ये इसका तीसरा सीजन है। कौन सा, तीसरा। 2025 में तीसरा है, 2023 में इसकी शुरुआत होती है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के द्वारा दोनों को आयोजित जो है वो बीसीसीआई ही करता है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर WPL हो। इस सीजन में कुल जो है वो 5 फ्रेंचाइजी टीमें ने हिस्सा ली थी, है ना। कौन कौन, तो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स और उसके बाद मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस वुमेन और एक यूपी वॉरियर। ठीक है जी, तो ये 5 टीमें थी जिन्होंने WPL में हिस्सा लिया। अगर बात करें WPL 2025 का खिताब किसने जीता, तो वो मुंबई इंडियंस वुमेन ने जीता है और उन्होंने 15 मार्च 2025 को फाइनल में किसे हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स वुमेन को 8 रनों से हराया था। फाइनल मैच का स्कोर क्या था, तो मुंबई इंडियंस 149 पे 7 बना पाई थी, जबकि दिल्ली कैपिटल जो है 141 ही बना पाई। ठीक है, तो 8 रनों से हार गया था दिल्ली कैपिटल्स। फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच बने वो कौन बने, तो हरमनप्रीत कौर। कौन, हरमनप्रीत कौर। और ये मुंबई इंडियंस के कौन है, तो ये मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। ये देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है या फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये नॉट सीवियर ब्रंट, है ना। तो ये मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं और ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी इन्होंने ये बने, क्योंकि सबसे ज्यादा रन इन्होंने ही बनाया था। अगर बात करें सब, ये तो बता ही दिया ना।
ये तो बता दिया। 523 रन बनाए थे इन्होंने। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो अमेरिया केर जो कि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, 18 विकेट इन्होंने झटके थे। सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, तो ये कौन मारे, एशले गार्डनर। एशले गार्डनर ये गुजरात टाइटन से खेलती हैं और इन्होंने 18 छक्के लगाए थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा कि जो आईसीसी वुमेन्स वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये मैंने लिखा नहीं, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2025 है, ये किसने जीता, तो ये जीता वोन, यानी कि जीता किसने, तो जीता है हमारा प्यारा भारत इंडिया। और रनर अप कौन रहा है, तो ये रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को हमने हराया। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो रन बनाया था ये लॉरा वोल्फार्ट ने बनाया था फाइनल में, और ये पूरे टूर्नामेंट में भी इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान थी लॉरा वोल्फार्ट। ठीक है जी। इन्होंने फाइनल में भी बहुत ज्यादा स्कोर बनाया था। अगर बात करें कि फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये कौन थे, तो ये थे शफाली वर्मा। कौन थे, शफाली वर्मा। अगर बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने, तो ये बने तो शर्मा वर्मा। वर्मा कौन है भाई, ये वर्मा कौन है भाई, अच्छा ये मुझे वर्मा जी याद नहीं आ रहा है, कोई वर्मा जी थे, वर्मा यहाँ ये शर्मा जी हैं। अच्छा शफाली वर्मा और ये शर्मा, अच्छा दीप्ति शर्मा। कौन, दीप्ति शर्मा। और इन्होंने फाइनल मैच में भी स्कोर भी बनाए थे, विकेट भी झटके थे, है ना। तो दीप्ति शर्मा भी काफी योगदान रहा है इनका। अगर बात करें कप्तान कौन थे, तो कप्तान इनके कौन थे, हरमनप्रीत कौर। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और अभी कुछ दिन पहले जो है भारत जो है वो एशिया कप भी जीता है, मेंस टीम वाला, है ना, जो कि पाकिस्तान ने क्या किया था, ट्रॉफी चुरा लिया था। चलो फिर बाद में उसको देना पड़ा है, कोई बात नहीं भाई, नल्ला पाकिस्तान, ट्रॉफी चोर। चलिए इसको देखते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 कौन जीता था, हरियाणा स्टीलर्स, और पटना पायरेट्स जो है वो विजेता रही थी। सीजन 11 की बात कर रहा हूं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 जो है वो दबंग दिल्ली ने जीता है, पुनेरी पल्टन को हरा करके। यानी कि पुनेरी पल्टन जो है वो क्या रही है, तो उप विजेता रही है। और ये भी चीज आप ध्यान रखना कि इन्होंने 10 के 10 जो मैच जीते, कितने मैच जीते, 10 के 10 मैच जीते, मतलब कि जो शुरुआत के जो मैच होते हैं लीग स्टेज के, एक भी मैच दोनों टीमों ने नहीं हारा है। ठीक है। छठा वुमेन्स जो एशिया कबड्डी का चैंपियनशिप है, छठा जो वुमेन्स का एशियन कबड्डी चैंपियनशिप है, वो किसने जीता है, तो ये इंडिया ने जीता है, और ईरान को हरा करके। ठीक है। अगर बात करें तो ये कबड्डी वर्ल्ड कप की, तो कबड्डी वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, डायरेक्टली आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो ये इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। विनर कौन रहा है, तो इंडिया रहा है। और किसको हमने हराया है, तो इंग्लैंड को हराया है। और ये ध्यान रखना है कि कबड्डी वर्ल्ड कप जो, हाँ ठीक है, दोनों तो लिखा हुआ है भाई, चलो दोनों लिखा हुआ है। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ, तो ये बिहार में हुआ है। यहाँ पे बिहार में हुआ है। कहाँ पे, बिहार में, बिहार के राजगीर में। और राजगीर में ये दूसरी बार हुआ है। कितनी बार, दूसरी बार। इसके पहले कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो ये भी बिहार में हुआ, बिहार के राजगीर में। और इसको जीता किसने, तो इंडिया ने। रनर अप इसमें कौन रहा है, तो चाइना रहा है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, हॉकी एशियन चैंपियनशिप। अगर हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात किया जाए तो यूएसए ने जीता है। किसने, हॉकी वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको यूएसए ने जीता है और पहली बार जीता है। ठीक है। तो उसको भी जरूर ध्यान रखना। 78वीं संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल ने जीती है, और वो विजेता जो है वो केरल रहा है। 11वां जो इंडियन सुपर लीग का खिताब है मोहन बगान ने जीत लिया है, वो विजेता कौन रहा है, बेंगलुरु एफसी। अगर बात करें 5वां कलिंग सुपर कप 2025 का विजेता कौन रहा है, तो गोवा एफसी। और उप विजेता कौन रहा है, जमशेदपुर एफसी। ठीक है जी। विजेता कौन है, कलिंग पुरस्कार की बात कर रहा हूं, तो ये गोवा एफसी रहा है। ठीक है। सारी चीजें हो गई। कबड्डी वर्ल्ड कप हो गया जी, प्रो कबड्डी लीग हो गया। चलो कोई बात नहीं। एशिया वाला नहीं लिखा क्या, अच्छा हाँ एशिया वाला लिखा। अच्छा एशिया वाला यहाँ पे ध्यान रखना
कि एशिया वाला वुमेन्स वाला भी जो है वो भी इंडिया ने ही जीता है ईरान को हरा करके। वुमेन्स वाला भी इंडिया जीता और मेंस वाला भी इंडिया ही जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 38वीं राष्ट्रीय खेल की बात करें तो 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। शुभंकर कौन है? तो मौली है, और जो कि मोनाल पक्षी से प्रेरित है। मौली क्या है? तो मोनाल पक्षी से प्रेरित है, जो कि उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी, राजकीय पक्षी है, राजकीय। टैगलाइन क्या रहा? तो संकल्प से शिखर तक। थीम क्या रहा? तो हरित खेल, हरित खेल। खेल में क्या लाना है? तो हरित। आयोजन जो है 35 खेलों का किया गया, जिसमें 33 पदक वाले थे और 2 जो है वो गैर पदक वाले थे। मतलब 2 खेल ऐसे थे जिसमें कोई पदक नहीं रखा गया था, बाकी 33 में पदक था। तो टोटल कितने हो गए? 35 खेल। गैर पदक वाले खेल कौन थे ये पूछा जाता है, तो कलारी पट्टू और राफ्टिंग। इसमें कोई पदक नहीं दिया जाना था। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या फिर सेना की टीम ने कुल 121 पदक जीते हैं। किसने? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स या फिर कंट्रोल बोर्ड, या फिर इसको सेना भी बोल सकते हैं। इसने 121 पदक जीते और शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जिसके लिए राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। अच्छा, यहां से देखो कितना ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है ना। ये सॉरी एसएससी का ये फेवरेट है, हालांकि रेलवे में पूछेगा या नहीं पता, कि राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आप बोलना राष्ट्रीय खेल से, यानी कि नेशनल गेम्स से। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लेते हैं। तो ये 7वां एडिशन था और 4 से 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन इसका किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। पहली बार जो है बिहार में इसका आयोजन किया गया। बिहार के 5 शहर पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में। कितने शहरों में? 5 शहरों में आयोजन हुआ। पहली बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिहार में। कौन सा एडिशन है? 7वां। मास्कोट कौन सा है? तो गजसिंघा। गजसिंघा जो है हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। इसे नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेखी विरासत से लिया गया है गजसिंघा को। अगर बात करें शीर्षक क्या है, तो खेल के रंग बिहार के संग। लोगों का रंग क्या है? लोगो, तो नारंगी और हरा। लोगों का रंग कैसा है? तो देखो नारंगी और हरा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। तो विंटर गेम जो है वो 5वां एडिशन है। अभी हमने बात किया था यूथ कौन सा था? तो ये 7वां एडिशन था। जबकि विंटर कौन सा एडिशन है? विंटर, और विंटर मतलब ठंडा, तो ये लद्दाख में आयोजित हुआ होगा, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टॉप पे इसमें भारतीय सेना रही है, और ये कौन सा एडिशन है? तो 5वां। लेकिन इसके बाद देखो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है, ये दूसरा एडिशन है। पैरा गेम्स की बात करें तो ये 2nd एडिशन है। एडिशन जरूर याद रखना। आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है मार्च में। मास्कोट कौन सा है? तो उज्ज्वला, जो कि एक गौरैया पक्षी है। टैगलाइन क्या रखा गया? हौसलों की उड़ान, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट। एंथम क्या था? तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। अगर बात करें टॉप पे कौन रहा? तो हरियाणा। ये किसकी बात हो रही है? तो पैरा गेम्स की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ही हम लोगों ने देख लिया, जम्मू कश्मीर में हुआ, जबकि खेलो इंडिया पैरा गेम दिल्ली में हुआ। और इसके पहले क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम, जो कि बिहार में हुआ था। ठीक है, आगे आइए। अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो इसलिए जरूरी है। पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? मतलब ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है, तो पीवी सिंधु और शरत कमल, ये टेनिस खिलाड़ी हैं, शरत कमल। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय, मतलब कि क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे ध्वजवाहक, फ्लैग बैरियर? तो पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। हमने कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। नीरज चोपड़ा ने 1 सिल्वर मेडल सिर्फ जीता है ना, जो कि भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में। उसके बाद मनु भाकर, ये देखिए 5 गो ब्रॉन्ज। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, एक जो है वो मिक्स टीम में और एक सिंगल में। तो सबसे पहले मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में, और दूसरा जो है सरबजोत सिंह के साथ इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में जीता। अगर बात करें स्वप्निल कोसले की, तो इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। और भारतीय हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अमन सेहरावत, ये जरूर ध्यान रखना ये वाला चीज, कि इन्होंने कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता था ब्रॉन्ज? तो 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने, अमन सेहरावत ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक में। दोस्तों आपको पता होगा
कि ओलंपिक जहाँ पे आयोजित होता है उसके जस्ट बाद वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होता है। तो ये पेरिस में हुआ 2024 वाला, तो यहीं पे 2024 वाला पैरा ओलंपिक भी हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे हमने 7 गोल्ड मेडल जीते, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 29 मेडल हम लोगों ने जीता। और मेडल टैली में पहली बार हम अंडर 20 यानी कि 18वें नंबर पे पहुंचे। पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल और भागश्री जाधव। सुमित अंतिल और भागश्री जाधव। सुमित अंतिल कौन है? तो एक एथलेटिक्स हैं और ये जैवलिन थ्रो फेंकते हैं, मतलब कि भाला फेंक। और भागश्री जाधव कौन है? शॉटपुट प्लेयर हैं। अगर बात करें समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। अब यहाँ पे देखो सातों जो गोल्ड मेडल हैं वो उसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। अवनी लेखरा शूटिंग के प्लेयर हैं, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सॉरी। नीतीश कुमार बैडमिंटन के प्लेयर हैं और मेन सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर बात करें सुमित अंतिल की तो एथलेटिक्स हैं, मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी हैं, मतलब कि आर्चरी से संबंध रखते हैं और मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर जो है वो एक एथलेटिक्स हैं और मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगर बात करें प्रवीण कुमार की तो एथलेटिक्स हैं और मेंस हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नवदीप सिंह एथलेटिक्स हैं और मेंस जैवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये नाम याद रखना, अवनी लेखेरा, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह, इन सभी को कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर मिला है। तो ये जो कि हमने पीछे पढ़ा भी है, ठीक है, तो इस पे अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए एशियाई खेल की बात करें तो एशियाई खेल आपको पता है कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है। ये सारी फैक्ट्स मैं नहीं लिखा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं ये सारी फैक्ट्स आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इसको लिख रहा हूं। तो 19वां जो एशियन गेम्स है होंगजो चाइना में हुआ था, ठीक है। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा और 107 पदक हम यहाँ पे जीत पाए, अच्छा प्रदर्शन है। 28 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीते थे, 38 सिल्वर मेडल जीते थे और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, टोटल 107 पदक जीते थे। 20वां जो एशियन गेम्स है नगोया और आईची शहर में होगा, कहाँ? तो जापान में, ठीक है। तो एशियन गेम्स से ये फैक्ट्स आपको इतना सा बस याद रखना है। अगर बात करें राष्ट्रमंडल की तो 2022 में हुआ ये जो लेटेस्ट है, और कहाँ पे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। भारत ने चौथा स्थान यहाँ भी हासिल किया, ठीक है। एशियन गेम में भी चौथा और राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में भी चौथा स्थान। यहाँ पे कुल हम लोगों ने 61 पदक जीते, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने 107 जीते थे। 22 यहाँ पे हमने गोल्ड जीता, 16 रजत जीता और 23 कांस्य जीता है, ठीक है। ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं और मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी प्लेयर हैं। अगर बात करें समापन समारोह की तो अचंता शरत कमल जो कि टेनिस प्लेयर हैं और निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज हैं। तो ये रहे थे समापन समारोह में ध्वजवाहक। तो ये सारी चीजें आपको कॉमनवेल्थ गेम से ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ और गेम्स बताना था मुझे, चलो उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आयोजन स्थल की। तो ये याद रखना है विंटर गेम्स यानी कि शीतकालीन ओलंपिक, जो कि भारत में उतना प्रचलित नहीं है। 2022 वाला चीन में हुआ, 2026 वाला इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होगा, 2030 वाला फ्रांस में होगा और 2034 वाला यूएसए के यूटा राज्य के साल्ट लेक सिटी में होगा। हम भारत में ये वाला प्रचलित है समर ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। 2020 वाला जो है टोक्यो जापान में हुआ था। हालांकि इसका आयोजन जो है वो कब होता है? तो 2021 में, उस समय कोरोना का वो पेंडेमिक था ना, तो और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, आपको ध्यान होगा। 2024 वाला पेरिस फ्रांस में हुआ, अभी हमने पीछे देखा। 2028 वाला कहाँ होना है? तो लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है। अभी आइए थोड़ा सा हम क्रिकेट वगैरह देख लेते हैं। जो 19वां एशियाई गेम्स है ये तो हमने देख लिया, होंगजो चाइना में पढ़ भी लिया इसके बारे में, है ना। यहाँ पे कौन सा स्थान था भारत को? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ था, है ना। 20वां एशियन गेम्स कहाँ होगा? तो नगोया आईची शहर जापान में। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो 2022 वाला 22वां संस्करण था और कतर में हुआ, अर्जेंटीना। अच्छा, ये मुझे आप बताना कि इसके विजेता और उप विजेता का नाम आप मुझे बताना, ठीक है। 2026 वाला जो है मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। अगर बात करें T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो 2024 वाला वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ और यहाँ पे इंडिया इसका विजेता है। इंडिया विजेता है, साउथ अफ्रीका उप विजेता है, ठीक है जी। T20 की बात हो रही है ना,
हाँ, T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो साउथ अफ्रीका को हमने 7 रनों से यहाँ पे हरा दिया था। ठीक है, आपको पता ही होगा सूर्य कुमार यादव का कैच। चलिए 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका में होगा, और इसका तो शेड्यूल भी अभी जारी हो चुका है। और जो पाकिस्तान का जो मैच है वो एक भी इंडिया में नहीं होगा, वो पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले जो मैच हैं वो कहाँ होंगे, श्रीलंका में होंगे। 2028 वाला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, ध्यान रखना है। T20 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2024 वाला कहाँ हुआ, तो यूएई में। इसके विनर कौन है ये मुझे आप कमेंट में जरूर लिखना, इसका विनर कौन है। 2026 वाला कहाँ होगा, इंग्लैंड में। किसकी बात हो रही है, तो वुमेन्स की। ठीक है जी, चलिए मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाला कहाँ पे हुआ, तो इंडिया में। 2027 वाला कहाँ पे होगा, तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। अच्छा, ये मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप से याद रखना कि इसका विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और इसके उप विजेता जो है वो इंडिया रहा था। इंडिया यहाँ पे लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं हारता, लेकिन जाके सेमीफाइनल में आता है ना। चलो सेमीफाइनल में नहीं, फाइनल में। कहाँ पे, फाइनल में। फाइनल हार गया था भारत ऑस्ट्रेलिया से। आगे आइए, अब हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये कुछ फैक्ट्स लिखे गए हैं जो कि करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 2017 में इसको लागू किया गया है तो इसलिए देख लेते हैं। लागू होने की तिथि क्या है, तो 1 जुलाई 2017। जीएसटी दिवस हम इसलिए मनाते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। जबकि ये बिल कौन सा था, तो 122वां बिल आया गया, 122वां। लेकिन संशोधन कौन सा हुआ, 101वां। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो बिल लाए जाते हैं वो पास नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो बिल का नंबर था 122वां, लेकिन राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है तब वो अधिनियम बन जाता है, तो वो कौन सा था, तो 101वां। जीएसटी का नारा स्लोगन क्या है, तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अगर बात करें जीएसटी का प्रकार क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है ये, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी परिषद जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, जो कि सेंट्रल के वित्त मंत्री होना चाहिए, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमन है। इसके सदस्य देश कौन कौन होते हैं, तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। निर्णय कैसे होता है, तो कम से कम 75% बहुमत मिलना चाहिए, तभी इसमें निर्णय जो है वो पास होता है। जीएसटी का ढांचा कैसा है, तो इसमें जो है वो देखिए यहाँ पे कैसा है। एक तो होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। वैसे ये 3 ही प्रकार के हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आप देख रहे हो, अगर वो स्टेट होगा तब ये लगेगा, अगर वो यूनियन टेरिटरी होगा तब ये लगेगा। मतलब ये दोनों में से कोई एक ही लगेगा। मतलब 3 प्रकार के जीएसटी लगेंगे। एक होगा सीजीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल सरकार लगाएगी। एसजीएसटी ये स्टेट सरकार लगाती है। और आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, मतलब कि अंतरराज्यीय लेन देन पर ये लगाया जाता है। यूटीजीएसटी जो है ये यूनियन टेरिटरी वाला लगाता है। ठीक है, तो या तो यूनियन टेरिटरी होगा या फिर स्टेट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं कुछ। यहाँ पे देखो जीएसटी का जो स्लैब है अभी इसको संशोधित कर दिया गया है। पहले इसमें 5 प्रकार के स्लैब थे, है ना। 0% था, 5% था, 12% था, 18% था और 28% था। लेकिन अभी इसमें 3 स्लैब बना दिए गए हैं, हालांकि आप 4 भी बोल सकते हैं। एक तो 0% है, जो कि खाने पीने की जो चीजें हैं, जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं, वो 0% पे है। अगर 5% और 18% में अधिकतर वस्तुएं सम्मिलित हैं, कौन कौन, 5% और 18% में। अधिकतम वस्तुएं 5 और 18 में ही है, लेकिन कुछ मादक वस्तुएं हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये सारी जो चीजें हैं ये 40% इस पे लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार जीएसटी किस देश ने लागू किया था, फ्रांस ने 1954 में। भारत का जीएसटी मॉडल जो है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, मतलब इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों लगाते हैं। जीएसटी परिषद की पहली बैठक 22 से 23 दिसंबर 2016 को हुआ था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। और जीएसटी नेटवर्क जो है जीएसटी से संबंधित डेटा प्रबंधन और आईटी प्रणाली है। नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं। भारत में पहला राज्य कौन था जिसने जीएसटी लागू किया था, तो वो था असम, और 12 अगस्त 2016 को इसने लागू कर दिया था। जीएसटी दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है, हमने पहले भी देखा। अच्छा, यहाँ पे बताना यूसीसी लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन है, और दूसरा जो है वो प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा राज्य भी कौन बना है। यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और भी टॉपिक आपको करवा दें। जैसे कि हम सैन्य अभ्यास
ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। डस्ट लीग जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, 1 मिनट मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ कि टाइम बच रहा है या फिर नहीं बच रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको जल्दी से इसको करवा देते हैं। इसको आप देख लेंगे क्या? सिम्बैक्स, ये सी वाला इंडिया और कंबोडिया के साथ करते हैं हम, और ये कहाँ हुआ है इस बार वो लिखा गया है, ठीक है। अग्नि वॉरियर जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है, देवलाली महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है इस बार। पूर्वी प्रहार तीनों सेनाएं, मतलब कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर के करती हैं, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। पूर्वी लहर जो है भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, मतलब थल सेना, और संयुक्त विमोचन भारतीय सेना के द्वारा। रिप्रेक्स इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। सिम्बैक्स ये एस वाला है तो ये सिंगापुर होगा, और सी वाला कंबोडिया होगा, ठीक है। अस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, और इसका आयोजन इंडिया में हुआ था। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, और काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और अभी त्रिशूल भी चल रहा है, त्रिशूल। साइक्लोन जो है इंडिया और इजिप्ट, जबकि डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई। डेजर्ट वाला यूएई, और सिर्फ अगर साइक्लोन है तो इजिप्ट के साथ, यानी कि मिस्र के साथ। मालाबार जो है वो क्वाड देश करते हैं, मतलब कि क्वाड देश कौन कौन से हैं, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है। खंजर जो है हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं, इक्वेरिन मालदीव के साथ, और होपेक्स जो है मिस्र के साथ, ठीक है। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ किया जाता है। सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अजय योद्धा ब्रिटेन के साथ, और अल नजाह जो है ओमान के साथ, ठीक है। वैसे बहुत सारे और भी होते हैं, तो हैंड इन हैंड जैसे कि हो गया चाइना के साथ गरुड़ होता है, गरुड़ शक्ति होता है, तो वो सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। चलो, अच्छा, यहाँ पे सारे टॉपिक हमारे समाप्त हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था कुछ और भी टॉपिक, जैसे कि ये हम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो भी पूछा जा रहा है, तो मैं आपको वर्बली आपको बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, टेनिस टूर्नामेंट, क्या, टेनिस ओपन। टेनिस ओपन में 4 इसमें होते हैं, 4 तरह के होते हैं, तो कौन कौन होता है जी? तो सबसे पहले हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके जस्ट बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। उसके बाद कौन सा होता है? विंबलडन। उसके बाद कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, और एक होता है यूएस ओपन, यूएस ओपन। तो ये 4 टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम। टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो है वो 4 हैं, और चारों का अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस वाला जेनिक सिनर, जेनिक सिनर, ऐसे याद रखो, जेनिक सिनर यहाँ जीते। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये इटली के हैं। कहाँ के? इटली, जेनिक सिनर। और ये विंबलडन भी इसी ने जीता, जेनिक सिनर ने, इटली के हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बात करें फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन की, तो ये भी एक ही व्यक्ति ने जीता, कार्लोस अल्काराज ने। कौन? कार्लोस अल्काराज, ठीक है, ये भी इन्होंने ही जीता है। तो पहले बढ़िया से लिख दा भाई, कार्लोस अल्काराज। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? स्पेन। ये मेंस वाला है, ये मेंस वाला आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर, उसके बाद फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, उसके बाद विंबलडन ओपन जेनिक सिनर, फिर से यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेडिसन कीज जो है वो जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, मेडिसन कीज। कोको गॉफ जीती हैं फ्रेंच ओपन, कोको गॉफ यूएसए के हैं। मेडिसन कीज जो है वो भी यूएसए की हैं। तो पहला जो 2 है वो यूएसए के जीते, मेडिसन कीज और कोको गॉफ। मेडिसन कीज यहाँ पे लिख देता हूँ, मेडिसन कीज, और ये कोको गॉफ, ठीक है। दोनों कहाँ के हैं? तो यूएसए के। कहाँ के? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर बात करते हैं विंबलडन की, तो ये ईगा स्विएटेक ने जीता है। ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, और आरेना सबालेंका जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं, ये जीते। ईगा स्विएटेक, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पोलैंड। ये आरेना सबालेंका
ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखना कि विंबलडन किसने जीता, तो मेंस वाला जेनिक सिनर, वुमेन्स वाला इगा स्विएटेक पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगर बात करें यूएस ओपन तो कार्लोस अल्काराज मेंस वाला और आर्यना सबालेंका जो है वो कौन सा, तो महिलाओं वाला। और ये आर्यना सबालेंका कहाँ के है, ये तो लिखा ही नहीं, तो बेलारूस के। ठीक है। तो ये चीजें जो है ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने तो सारी चीजें लगभग आपको बता ही दी है, और जो नियुक्तियां हैं वो आप मेरे पिछली वीडियो से देख लेना। ठीक है दोस्तों। हाँ, देखते हैं तो चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि इन्हीं से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, और अब तो 2 दिन बाद एग्जाम है दोस्तों, तो आपको पता ही है। तो आप ये 2 दिनों में इसका आप अच्छे से आप पूरा रिवीजन कर लो। और मैं ये एक चीज आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते रहते हैं इसकी पीडीएफ के लिए, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आप ये सोच के देखो भाई कि अगर 50 20 100 व्यूज अगर जाती है तो क्या मैं पीडीएफ दूंगा, बताइए आप, क्या कोई भी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तब थोड़े तो व्यूज आने चाहिए ना भाई। अब आप कोई भी मेरे को आप ऐसा चैनल बता दो कि जो इसका मतलब कि 1000 2000 पे कोई पीडीएफ दे देता हो, नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे इसमें मेहनत लगता है भाई। इसको तो सारा जो है वो डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, इसको एक दिन का काम नहीं है ये। आपको लग रहा होगा मैंने 1 घंटे में आके सारी चीजें करवा दी, तो 1 दिन का काम नहीं है। आप यूट्यूब पे आप देखो कि इस तरह के कंटेंट कोई नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि उसको वास्ट टाइम आवर चाहिए। अगर वास्ट टाइम आवर नहीं होगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे जो भी अभी वीडियोज हैं आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक वीडियो पे 1 रुपया और 1.5 रुपया पैसा आता है भाई। ठीक है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। अगर व्यूज अगर आए तो भाई मेरी मेहनत जो भी है, चलो ठीक है, 100 रुपया ही आए 50 रुपये ही आए, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया, चलो फिर भी मैं आपको दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको इतना पहुंचाना होगा 100 लाइक्स, और मैं कुछ नहीं मांग रहा, 100 लाइक्स कम से कम होंगे, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब इतना देर बने रहे और इस चैनल को आपने प्यार भी दिया है। थोड़ा सा और जरूरी है जो कि अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा आप ग्रुप में आप शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि मैं तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे तो मैं शेयर करता नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना कॉन्टेक्ट है भी नहीं। तो और कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, इसको शेयर जरूर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको हर जानकारी मिलता रहे। और आप एक भी ये आप ध्यान रखो कि ये कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है कि इस पे आपको कोई भी फालतू कंटेंट दिया जाता है। जो भी है स्टडी मटेरियल ही दिया जाता है, उसके अलावा इस चैनल पे कुछ भी नहीं दिया जाता। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।